बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान ग़ुलाम अब्बास राय और आप देख रहे हैं अल-इदराक स्कूल ऑफ लॉ। दूसरी सीरीज़ का आज दूसरा लेक्चर है जिसमें मैंने आपको कहा था बेसिक आर्टिकल्स ऑफ लॉ बताऊंगा, जो कि हमारी बेसिक नीड है हमारे कि हमारे सिलेबस की, हमारे जो लेसन चल रहे हैं, बजाय कि मैं आपको कुछ इधर उधर की बातें बताऊं। टू द पॉइंट वो चीज़ आपको बतानी चाहिए जो कि हर इंसान की, हर पाकिस्तानी की नीड है। और एज एजुकेशनलिस्ट, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एक लॉ का स्टूडेंट होने की नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी सोसाइटी को इसके हमकिनार करूं। नाज़रीन, पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी लगा, जमहूरियत के भी अदवार आए, ओहदे भी तब्दील होते गए। कभी सदारती निज़ाम आया, कभी पार्लिमानी निज़ाम आया, कभी आमरीत आई। नाज़रीन, पाकिस्तान में 3 कॉन्स्टिट्यूशंस इम्प्लीमेंट हुए मुख्तलिफ़ अदवार में। 56 का, 62 एंड देन 73 का कॉन्स्टिट्यूशन। और अब जो मौजूदा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, अमल में है, अभी जो चल रहा है वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें मुख्तलिफ़ अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। मुख्तलिफ़ वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए पार्लियामेंट में उन पर नज़रसानी भी की गई। नाज़रीन, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 280 आर्टिकल हैं और 7 जदवल हैं। और इन 280 जो आर्टिकल्स हैं, इनके मुख्तलिफ़ इनकी कैटेगरीज़ की गई हैं। ये मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह आपसे बातचीत चलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला, मैं इसके साथ मज़ीद आपको आगाह करता रहूँगा। और 7 जदवल हैं। 7 जदवल में से 2 मनसूख हो चुके हैं। हमारे बहुत सारे जो सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं वो आउटडेटेड सिलेबस पढ़ते हैं और उनको ये नहीं पता कि कितने पाकिस्तान, उनको ये तो पता है कि 7 जदवल हैं, उनको ये नहीं पता कि मनसूख कितने हो चुके हैं। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का या लॉ का जो स्कोप है पाकिस्तान में, इसके जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ से लगाव रखते हैं लोग, उनके लिए भी ये है कि वो रिसर्च नहीं करते हैं। अगर हम थोड़ी सी रिसर्च करें तो ये बात आया होती है कि 2 जो हमारे जदवल हैं वो इसमें मनसूख हो चुके हैं और 5 जदवल इस टाइम लाहे अमल में है। जदवल पर बाद में बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं पाकिस्तान में, आर्टिकल्स जो बेसिक हैं, जिसमें इंसानी हकूक़ की बात होगी, वो आर्टिकल नंबर 8 to 28 हैं। ये तकरीबन 18-19 के करीब आर्टिकल्स हैं, जिसमें फ़कत इंसानी हकूक़ की बात की गई है कि किस तरह अपनी आवाम को रियासत ट्रीट करेगी, किस तरह उसको जो है इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल सीरीज़ वाइज इन आर्टिकल्स को बताता जाता हूँ और आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये हर इंसान के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए मैं कह सकता हूँ। ठीक है, हर पाकिस्तानी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमें पता नहीं है कि हमारा कानून क्या कहता है। हम जॉब कर रहे हैं, हम मज़दूर हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट को मुलाज़म हैं, तो हमारे क्या हकूक़ व फ़राइज़ हैं ये पता होना चाहिए। आर्टिकल्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। हमने बात की आर्टिकल नंबर 8 से 28 की, तो जनाबे वाला आर्टिकल नंबर जो 8 है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का, इनकी शिक्कें जो है इसमें मैं मज़ीद बाद में डिस्कस करूँगा। अभी मैं आपको 8 से 28 तक जो सिंपली बात है वो आपको बताऊँगा। बाद में इसकी जो तफसीलन गुफ्तगू है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में करेंगे। आर्टिकल नंबर 8 में कहते हैं जी, बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी या मुनाफी उसके ख़िलाफ़ बनाए जाने वाले कानून जो हैं वो कलअदम करार पाएंगे। क्योंकि जो पाकिस्तान में या ये पूरी दुनिया में क्राइटेरिया रख दिया गया है कि बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी जिन भी कवानीन में होगी, पार्लियामेंट अगर उनको बनाएगा तो वो कलअदम करार पाएगी। और इसका कुछ कह सकते हैं आपके फ़राइज़ जो हैं अदालती
क़ुव्वतों के पास भी हैं। तो आर्टिकल नंबर 9 में कहते हैं कि फ़र्द की सलामती। अब अफराद का जो सिंगुलर टर्म है वो फ़र्द है, तो हर एक की, इसमें जो फ़र्द का लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो हर एक आदमी के लिए है। हर फ़र्द की जो सलामती की ज़िम्मेदारी वो रियासत की है। एक रियासत जो है वो आपको प्रोवाइड करेगी, आपकी हिफाजत जो है ये आपको हिफ्ज़ अमान में रखना, ये फ़र्द सलामती ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। और आर्टिकल नंबर 10 है जनाब गिरफ़्तारी और नज़रबंदी से तहफ़्फ़ुज़। अब देखें, अब बहुत सारी ऐसी बातें, हमारे वाक़यात हमारे पास आते हैं कि जिनमें एक बंदा मुजरम नहीं है बल्कि मुल्ज़म है, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है, पुलिस आती है और उसको उठा के ले जाती है बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के, उस पर तशद्दुद किया जाता है। तशद्दुद करने के बाद केस सालों साल चलता रहता है और 3-4 साल बाद जाके फ़ैसला होता है ये तो बंदा ही सच्चा था। ठीक है, तो ये एक फ़र्द के लिए ये है कि उसको बग़ैर किसी वजह के गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, वो भी रिटन प्रूफ हों। शक की बुनियाद पर बिल्कुल भी किसी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। ये पाकिस्तानी कानून में दायर है आर्टिकल नंबर 10 में। आर्टिकल नंबर जो इसका 11 है, इसमें ग़ुलामी की ममानत है। अब देखें, वो मोनार्ची का दौर इलादा था कि जिसमें एक बादशाह अपने ग़ुलाम बनाता था, मतलब आप कह सकते हैं कि वडेरे लोग जो भी थे वो अपने ग़ुलामों ख़रीद के लाते थे, लोगों को अपने ग़ुलाम बनाते, सारी ज़िंदगी उनकी गुजर जाती थी। लेकिन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कन्फेस किया गया कि किसी भी फ़र्द को ग़ुलाम नहीं बनाया जा सकता। मुलाज़मत वो कर सकता है, नौकरी कर सकता है, अपनी जॉब कर सकता है, लेकिन वो ग़ुलामी नहीं कर सकता। ये इस चीज़ की ममानत की गई। अगर किसी को कोई जबरी तौर पर ग़ुलाम बनाता है तो वो मुल्ज़म नहीं बल्कि मुजरम साबित होगा, क्योंकि वो कानून की शिकनी कर रहा है। अच्छा जी, आर्टिकल नंबर 12 नंबर आर्टिकल में मुअस्सर बेमाज़ी सज़ा से तहफ़्फ़ुज़ है। और आर्टिकल नंबर 13 में है दोहरी सज़ा और ख़ुद को मुल्ज़म गर्दानने के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़, यानी कि इंसान अपना डिफ़ेंड कर सकता है, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए वो सबूत प्रोवाइड कर सकता है, उसको ये हक़ हासिल है कि वो ख़ुद को सच्चा साबित कर सकें। अच्छा, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर आप कह सकते 14 है। इंसानी हकूक़ पर ये आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि शर्फ़ इंसानी काबिल हुर्मत है, चाहे वो मुजरम है, चाहे वो मुल्ज़म है, चाहे वो आप कह सकते हैं कि कानूनी तौर पर उस पर इल्ज़ामात मौजूद हैं, लेकिन जो इंसानी कदरें हैं, इंसानियत है, उसको पामाल नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 14 में है। जिस तरह पिछले इसका हम रिसेंटली मिसाल ले सकते हैं कि हमारे एक जज साहब ने फ़ैसला किया था पेशावर हाई कोर्ट में कि मुशर्रफ को गद्दारी के जुर्म में जो है उसका जो है सर काट दिया जाए, सर कलम कर दिया। ये इंसानी हुर्मत के ख़िलाफ़ है, जो कि पाकिस्तानी कानून में इसकी लिख दिया गया है। ठीक है जनाब। आर्टिकल नंबर 15 नकलो हमल की आज़ादी, मतलब किसी भी पाकिस्तानी के लिए ये लाज़िम नहीं है कि पंजाब से उसने अगर कराची जाना है, सिंध में जाना है, हैदराबाद जाना है या पेशावर जाना है, KPK जाना है, या उन KPK वालों ने पंजाब में आना है, सिंधियों ने पेशावर जाना है, तो किसी को बग़ैर अपने वो किसी को कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। दोहरी शरीयत का यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं है। जिस तरह इसकी हम मिसाल अमेरिका की ले सकते हैं। अमेरिका में दोहरी शरीयत का निज़ाम है, एक वफाकी हुकूमत आपको प्रोवाइड करती है, दूसरी आपको स्टेट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर नक़्ल हमल की आज़ादी होगी। और आर्टिकल नंबर 16 आज़ादी इज्तिमा। आया दिन हम देखते हैं कि आप कह सकते हैं कि जो इज्तिमा है, हमारे जो सियासी इज्तिमात हैं, समाजी हैं, मजहबी हैं, हम इसकी चीज़ की कानून आज़ादी देता है। आर्टिकल नंबर 16 है ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम जनाब आर्टिकल नंबर 17 नंबर आर्टिकल में अंजमन साजी। अब किसी भी की तंजीम जो है
तंजीम साजी कर सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन तश्कील दे सकते हैं। आर्टिकल नंबर 18 है जी कारोबार पेशा। हम अपनी मर्ज़ी से अपना प्रोफेशन डिसाइड कर सकते हैं, हमारी कोई भी ममानत नहीं है रियासत की तरफ से आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। हाँ, विद इन द लॉ, विद इन द सर्कल ऑफ लॉ, ठीक है, जो भी कदरें हैं ये विद इन द लॉ मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 19 इसमें तकरीर की आज़ादी है, आज़ादी तकरीर। आपको बोलने का हक़ हासिल है, आप किसी के हक़ में बोल सकते हैं, आप तनकीदी निगाह से अपनी गुफ्तगू कर सकते हैं, आपको ये हक़ हासिल है। आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 20 में मज़हब की पैरवी और इदारों की आज़ादी। मतलब कि जो मदरसे हैं, मसाजिद हैं हमारे पास जो मजहबी, चाहे इसके अलावा मजहबी पैरवी में इसमें इस्लाम का जो स्पेसिफ़िक टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं की गई। इसमें जो हमारी अक़लियतें हैं, हमारे जो गैर मुस्लिम बरादरान हमारे मुल्क में रह रहे हैं, उनके लिए भी ये है कि वो अपने आज़ादाना अपने मसलक पर, अपने मज़हब पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 20 है। आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 में जनाब ये है कि अगराज़ मज़हब महसूल तहफ़ीज़। ये बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि मुश्किल टर्मिनोलॉजी है। इसका मैं सिंपल सा मतलब आपको समझा देता हूँ कि आर्टिकल नंबर 21 का ये मतलब है कि आप एक गैर मज़हब से, मतलब कोई हिंदू मुस्लिम से या मुस्लिम हिंदू से जबराना तौर पर किसी से कोई अपने मज़हब के लिए चंदा इकट्ठा नहीं कर सकता। मुस्लिम हिंदुओं से पैसे नहीं ले सकते हैं कि वो अपने मज़हब को फ़रोग़ दें। हिंदू मुस्लिम से नहीं ले सकते हैं कि वो अपने मज़हब को फ़रोग़ दें। और आप कह सकते हैं इनके लिए क्रिश्चियनिटी भी, बुद्धिज़्म, जो भी किसी भी मज़हब के स्पेसिफ़ाइड नहीं किया गया। इसमें यह है कि कोई भी मज़हब, कोई भी एक ख़ास मज़हब किसी दूसरे मज़हब से अपने मज़हब की जो बढ़ोतरी के लिए, उसकी बेटरमेंट के लिए है, वो चंदा नहीं ले सकता है जबरी तौर पर। आर्टिकल नंबर 22 मजहबी इदारों से मुतल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात। आर्टिकल नंबर 23 है जायदाद का हुक्म। इसमें हमारी जो जायदाद के मुतल्लिक़ कवानीन है वो हमारे दीवानी जितने मुकदमात हैं, ये आगे जो हमारे पास प्रोसीजर मौजूद है उसके मुतल्लिक़ अहकाम हैं। आर्टिकल नंबर 24, आर्टिकल नंबर जो 24 है कॉन्स्टिट्यूशन का 1973 का, उसमें ये बताया गया है जी हक़ जायदाद। आपको जो हक़ है जायदाद का, इसमें अब दो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं कि एक ख़रीदने का हक़ है और दूसरा हमारे पास है कि जो भी आप कह सकते हैं कि आपकी विरासती जायदाद है उसके मुतल्लिक़ अहकाम हैं। आर्टिकल नंबर 26 जो मसावात शहरियत है। अब मसावात शहरियत में ये है कि किसी कोई एक दूसरे से बरतर नहीं है, ऑल आर इक्वल। तमाम जो लोग हैं, तमाम शहरी हैं पाकिस्तान के, वो इक्वल हैं, उनको बराबर की शहरियत दी गई है। उनके पास पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड है, उनके पास और कोई जो क्या कहते हैं इम्तियाज़ी सलूक रवा नहीं रखा जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 26 है जिसका आपको सबको पता होना चाहिए। अब हमारे पास लास्ट 2 आर्टिकल्स रह गए हैं जनाब, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उसको इसलिए मैं एंड पे बयान कर रहा हूँ कि आम मकामात में मसावात। आम मकामात से मुराद है कि पब्लिक एरियाज़ जो पढ़े लिखे बंदे मौजूद हैं, मतलब आम मकामात, इसमें पार्क शामिल हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि हर वो जगह विद इन द लॉ जहाँ पर वो ममनुआ इलाका नहीं है पाकिस्तान को, उसमें हर शहरी का बराबरी का मतलब हक़ है, वो जा सकता है, रिसर्च कर सकता है, देख सकता है, बात सकता है। और द लास्ट वन आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 28, वो ये है कि मुलाज़मतों में इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़। मतलब ये नहीं है कि अब्बास साहब का कोई रिश्तेदार आ गया है, आप अब्बास साहब अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो रिश्तेदार आ गया है, दोस्त आ गया है, बाप आ गए हैं, अच्छा जी ठीक है आपको ये जॉब मिल जाएगी विदाउट क्राइटेरिया। इस चीज़ की ममानत आप इसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। आर्टिकल नंबर जो 28 है इसकी बिना पर आप उस केस को चैलेंज कर सकते हैं कि मुलाज़मतों में इम्तियाज़ी सलूक के ख़िलाफ़ आप बात कर सकते हैं।
कि कोई भी मुलाजमत जो है, कोई भी जॉब है, उसको विद इन द सर्कल ऑफ लॉ क्राइटेरिया की बुनियाद पर दिया जाएगा। तो जनाब ये थे वो बेसिक आर्टिकल्स, तकरीबन 18 से 19 के करीब ये बनते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और मोस्ट ऑफ़ द पाकिस्तानी पीपल, मोस्ट ऑफ़ द सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स जो हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उनको इन चीज़ों का पता नहीं है। जो रिसर्च किया करें थोड़ी सी और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।